जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की हम कक्षा में लेके आ गए हैं यूपीएससी, बीपीएससी या स्टेट पीसीएस या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो उसमें से प्राचीन इतिहास विषय से जो भी प्रश्न इम्पोर्टेंट आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है। दूसरा है, शूद्रों को अछूत माना जाता था। तीसरा, सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और तीन, ऑप्शन डी है दो और तीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक और तीन। ठीक है। वैदिक काल में क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई। उपमहाद्वीपीय के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहितों का प्रभाव बहुत अधिक सीमित था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही हैं। ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक न तो दो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। क्योंकि जैसे कुछ राजा थे जो कि अपने आप को पुरोहितों से भी ऊपर मानते थे, इसलिए ये ब्राह्मण द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किए थे। ठीक है। और उपमहाद्वीपीय के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जो पुरोहित थे उनका प्रभाव बहुत सीमित था, मतलब जितना क्षेत्र में वे लोग रहते थे उतना में ही उनका सामाजिक आर्थिक बस फैला हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियां की खुदाई की हैं। ये जनपदीय बस्ती या बस्तियां निम्नलिखित में से किन स्थानों पर सीमित हैं, स्थित हैं। ठीक है। ऑप्शन ए है पुराना किला दिल्ली, बी है दूसरा है हस्तिनापुर मेरठ, तीसरा है अतरंजी खेड़ा एटा। इसका कूट है ऑप्शन ए है केवल एक, बी है एक और तीन, ऑप्शन सी है केवल दो और तीन, ऑप्शन डी है एक दो और तीन। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक दो तीन। ठीक है। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। राजा सेना रखने लगे थे जिसे वेतन दिया जाता था। वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है एक तो न तो एक और ना ही दो। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंद की गई थी। ठीक है। परंतु अधिक राजा जो सेना रखते थे वो संपूर्ण जो वेतन देते थे भुगतान उस सिक्कों के रूप में ही नहीं देते थे। ठीक है। कुछ का जो भुगतान जो होता था वो राजाओं द्वारा ऐसे ही सेना सिपाहियों को अनाज के रूप में भी वेतन देते थे। ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर दो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, महाजनपदों की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है पहला है, प्रायः उपज का 1/3वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था जिसे भाग कहा जाता था। दूसरा है, कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था। उपयुक्त कथनों के में से कौन से कथन सही हैं।
ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक न तो दो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल दो। कारीगरों को श्रम के रूप में कर भुगतान करना होता था। जैसे कारीगर महाजनपद काल में जब जो कारीगर काम करते थे वो अपने बाकी दिन वेतन लेते थे, लेकिन एक दिन को उनको श्रम फ्री में काम करना पड़ता था, जो कि श्रम उनका कर रूप में होता था, और जो उपज का 1/6 हिस्सा निर्धारित किया गया था उसका। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, महाजनपदीय कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। दूसरा है, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। तीसरा है, आखेटक और संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है एक और तीन, ऑप्शन डी है एक दो और तीन। इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए केवल एक और दो। पशुपालकों और जानवरों को उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, और व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। ठीक है, लेकिन जो आखेटक और संग्राहक थे ये कर से मुक्त नहीं थे, इनको भी कर देना पड़ता था, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? ऑप्शन ए है मेरठ, बी है गाजियाबाद, सी है इलाहाबाद, डी है वाराणसी। इसका राइट आंसर है सी इलाहाबाद। जो कौशाम्बी नगर है आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले में स्थित है। ठीक है, यहाँ से किले की दीवार के अवशेष मिले हैं। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, जो कि कौशाम्बी जो था प्राचीन काल में वत्स जो महाजनपद था, वत्स जो महाजनपद था इसकी राजधानी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, महाजनपदीय युग में कृषि क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए थे। इन परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। पहला है, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। दूसरा है, लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़क करने के बजाय धान के पौधों का रोपण करके शुरू कर दी थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब दोनों ही कथन सही हैं। हल के फाल जो लोहे के भी बनने लगे थे, जिससे कठोर ज़मीन को भी लकड़ी के फाल की तुलना में अधिक जुताई की जा सकती थी आसानी से। ठीक है, इससे फसल की उपज बढ़ गई, और लोग पहले धान की जो बीज छिड़क करते थे उसके बजाय अब धान की रुपाई करना शुरू कर दिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गंगा और सोन नदियाँ मगध से होकर गुजरती थीं। दूसरा है, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। तीसरा है, इस क्षेत्र में लौह अयस्क खदानें थीं। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है एक और दो, ऑप्शन सी है दो और तीन, ऑप्शन डी है एक दो और तीन। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक दो और तीन, तीनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं रहा था? ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है प्रसेनजीत, ऑप्शन सी है अजातशत्रु, ऑप्शन डी है महापद्मन्नु। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रसेनजीत। ठीक है,
बिंबिसार अजातशत्रु और महापद्म मगध के महत्वपूर्ण राजा थे, जबकि प्रसेनजित कौशल महाजनपद का राजा थे। कहाँ का राजा था प्रसेनजित? कौशल महाजनपद था, इसलिए ऑप्शन ये गलत है। ठीक, ये मतलब यहाँ का शासन नहीं था मगध का, इसलिए राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रहा या रहे? ठीक है, पहला है राजगिरी, दूसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा है श्रावस्ती। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है एक और दो, ऑप्शन सी है केवल तीन, ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। ठीक है, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल तीन। ठीक है, जो श्रावस्ती था वो यहाँ का, ठीक है, मगध की राजधानी कभी नहीं बने थे। ठीक है, श्रावस्ती कहाँ की राजधानी थी? कौशल महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, मगध के निकट ही वज्जी राज्य था, वज्जी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है कौशाम्बी, ऑप्शन डी है चंपा। तो इसका राइट आंसर है ए, वैशाली। वज्जी और वैशाली एकदम निकट के राज्य थे। ठीक है, आपने हमारा अगर क्लास देखा होगा तो उसमें आपको हम ये सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर हम बताए हुए हैं उस क्लास में। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, गण या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र गण या संघ कहलाता था। दूसरा, बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल दो, बी। ठीक है, एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र गण या संघ नहीं कहलाता था। ठीक है, गलत है। ठीक है, इसका तात्पर्य एक संगठन से है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर केवल दो होगा, बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, गणों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? ए मौर्य, बी गुप्त, सी कुषाण, डी सातवाहन। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो गुप्त थे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 पूर्व तक चलता रहा था। ठीक है, इसके बाद जब गुप्त शासक आए तो उन्होंने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, उन्हें राज्य में मिला लिया अपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, दिग् निकाय निम्नलिखित में से किससे में से क्या है? ठीक है, निम्नलिखित में से क्या है? ए जैन ग्रंथ, बी बौद्ध ग्रंथ, सी ब्राह्मण ग्रंथ, डी उपनिषद। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, दिग् निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें लगभग 2300 वर्ष पूर्व लिखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। अजातशत्रु के उस मंत्री का नाम निम्नलिखित में से क्या था? ऑप्शन ए सुनीद, ऑप्शन बी चेटक, ऑप्शन सी वत्सकर, ऑप्शन डी जीवक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वत्सकार। ठीक है, अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार को वज्जी संघ पर आक्रमण करने के संदर्भ में सलाह लेने हेतु बुद्ध के पास भेजा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा पहली बार
उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था? ऑप्शन ए है सांची, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी भरूहूत, ऑप्शन डी अमरावती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सारनाथ। बुद्ध का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूरा हुआ था, ठीक है, पूर्व हुआ था, ठीक है। ये बुद्ध जो थे इनका मतलब बोध गया में पीपल के नीचे इनका पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। इनका सबसे पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में सर्वप्रथम बुद्ध द्वारा दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका, एथेंस में प्रजातंत्र या गणतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। दूसरा है, एथेंस में एक सभा थी, एक सभा में सभी नागरिक भाग लेते थे। तीसरा है, औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा लालसा को बताया, ठीक है। दूसरा है, उन्होंने कहा आत्मसंयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कथन कौन सा कथन शिक्षाओं के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दोनों ही कथन शिक्षा के संदर्भ में सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? पहला है, अहिंसा का पालन करना चाहिए। दूसरा है, किसी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ठीक है। दोनों ही जैन सिद्धांत के अनुरूप सही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन कथन और कारक के रूप में है, कथन और कारण के रूप में। तो कथन है, साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। कारण है, महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। समांतर बोलचाल की भाषा ही प्राचीन भाषा कहलाती है, ठीक है। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा मगधी कहलाती थी, वैसे ही महावीर ने अपनी शिक्षा के लिए प्राकृत भाषा का चुनाव किया ताकि आम जन उन्हें आसानी से समझ सकें। इसलिए ऑप्शन ए भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? पहला है, संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। दूसरा है, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। तीसरा है, संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। चौथा है,
विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, इसका आंसर देना है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो डी है वो सही नहीं है। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश लेने के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कुछ शैलकृत गुफाओं को विहार कहते हैं। विहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विहार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों की शरणास्थली थी जो बाद में निवास स्थल में बदल गया। दूसरा है, प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों। विहारों के संदर्भ में दोनों कथन सही हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है महाराष्ट्र में स्थित कार्ले की गुफा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है आश्रम व्यवस्था, सूची सेकंड है उद्देश्य, ऑप्शन ए है ब्रह्मचर्य। तो जो ब्रह्मचर्य, उसके बाद से गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो इसका आपका आंसर बताना है। ठीक है, तो जो ब्रह्मचर्य है, ठीक है, ब्रह्मचर्य को सदा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करना इसे कहा जाता है। ठीक है, पहले का चौथा हो जाएगा। फिर जो गृहस्थ जीवन है वह विवाह कर गृहस्थ रूप में रहना है, उसे गृहस्थ जीवन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ का हो जाएगा आपका जंगल में रहकर साधना करना। ठीक है, उसके बाद से सन्यास, सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका कथन और कारण के रूप में। ठीक है, आश्रम व्यवस्था में कथन है, आश्रम व्यवस्था में प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। कारण है, उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियमों का ही अनुसरण करना होता था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों में संकलित वार्तालापों चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा ही होते थे। ठीक है, बी है, इनमें कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। सी, विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवादों में भाग लिया करती थी। चौथा है, निधन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। ठीक है, तो इसमें आपका चौथा कथन सही नहीं है क्योंकि निर्धन जो व्यक्ति थे इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते थे। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भी पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है, जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी है, किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था
क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। सी है, बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में हुआ। डी है, वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर लिखी गई हैं। तो इसका आपका जो आंसर राइट होगा वो डी होगा। जो वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नहीं लिखी गई हैं, क्योंकि कुशीनगर में बौद्ध धर्म की लिखी गई हैं। ठीक है, जो जैन धर्म की वर्तमान में शिक्षा जो लिखा हुआ है वो 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखा गया है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। दूसरा है, उन्हें पूरी तरह ईमानदारी से रहने तथा चोरी न करने की सख्त हिदायत थी। तीसरा है, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, इन्हीं कारणों से अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियम का पालन कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने नई जीवन शैली जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हें प्रसिद्ध विद्वानों में से एक विद्वान पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना की। संस्कृत भाषा की यह रचना संबंधित है। ऑप्शन ए है भूगोल से, ऑप्शन बी है खगोल से, ऑप्शन सी है आयुर्वेद से, ऑप्शन डी है व्याकरण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्याकरण से। ठीक है, बुद्ध और जैन के ही युग में पाणिनि ने स्वरों और व्यंजनों को विशेष क्रम में रखकर सूत्र बनाए, जो कि बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते थे। ठीक है, इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे थे। ठीक है, अष्ट अध्यायी नामक पुस्तक में। ठीक है, उन्होंने अष्ट अध्यायी नामक पुस्तक की रचना की, जो कि व्याकरण से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? पहला है, जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। दूसरा है, जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है न तो 1 और न ही 2। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है जैन अनुयायियों द्वारा, बी है बौद्ध अनुयायियों द्वारा, सी है विदेशी यात्रियों द्वारा, डी है दरबारी कवियों द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जातक कथाओं का संकलन जो है वो बौद्ध अनुयायियों द्वारा ही किया गया था। ठीक है, जो बौद्ध भिक्षु उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसका संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जो कि आचार्य चाणक्य जो थे उनकी सहायता से उन्होंने उसकी स्थापना किया था मौर्य साम्राज्य की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है?
ऑप्शन ए है अष्टाध्यायी, बी है अर्थशास्त्र, सी मालविकाग्निमित्रम, डी अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये बहुत बार आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है। और बाकी ये जो मालविकाग्निमित्रम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसकी रचना कालिदास ने की थी, ठीक है। अभी अष्टाध्यायी भी बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, इन राजाओं का सही वंशानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट, ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, बी है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, सी है बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक, डी है चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पहले चंद्रगुप्त आए, उनके पुत्र हुए बिंदुसार, फिर बिंदुसार के पुत्र हुए अशोक मौर्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी, ठीक है। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी उज्जैन, सी तक्षशिला, डी साक्षी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी और जो उज्जैन था वो तक्षशिला की राजधानी थी, ठीक है। उज्जैन, तक्षशिला और पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य के बहुत महत्वपूर्ण नगर थे, ठीक है। ये उनकी राजधानी नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। पहला है कंधार, दूसरा है ब्रह्मगिरी, तीसरा है जागौर, चौथा है गिरनार, पांचवा है लुम्बिनी। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ए है 1 और 2, बी है केवल 2 और 5, सी है केवल 1, 3 और 4, डी है 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अशोक के जो शिलालेख है वो बहुत जगह से मिले थे, जैसे कांधार, लंपक, मनसेहरा, शहबाजगढ़ी, कलसी, टोपरा, मेरठ, बहापुर, लुम्बिनी, रामपुरवा, लौरिया, अर्राज, गुज्जर, सारनाथ, कौशाम्बी, रूपनाथ, सांची, पंगुरिया, गिरनार, जागौर, सोपारा, सन्नती, मस्की, यूरागुड़ी और ब्रह्मगिरी, इन सभी स्थानों से प्राप्त हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, कर और नजराना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कर अनियमित ढंग से एकत्र किए जाते थे। दूसरा है नजराना राज्य द्वारा नियमित रूप से लिया जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है न तो 1 और न ही 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा कर लिया जाता था, ठीक है। इसलिए दोनों ही कथन गलत हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला है मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों ने शासन किया जाता था, ठीक है। दूसरा है मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। तीसरा है प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना भेंट दिया करते थे। इसका राइट उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2, डी है 1, 2 और 3। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी तीनों ही कथन सही हैं। मौर्य साम्राज्य में छोटे प्रांतों पर
प्रांतीय राजधानियों द्वारा ही नियंत्रण रखा जाता था। जैसे कि मान लीजिए उज्जैन और तक्षशिला जो दोनों थी वो प्रांतीय राजधानियाँ थी। ठीक है, चलिए यानी तीनों ही ऑप्शन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था? ए मेगास्थनीज, डी डीमेकस या डाइमेकस, सी फ्राहान, डी हैंसंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। आपने मेगास्थनीज पुस्तक का भी नाम सुना होगा जिसमें अशोक के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा उसका विवरण दिया, सम्राट के विषय में उसके विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सम्राट के जनता को सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न होता था। उनके अंगरक्षक सोने व चांदी से सजे हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। तीसरा है, राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? पहला है केवल एक, दूसरा है केवल बी, तीसरा है एक और दो, चौथा है एक, दो और तीन। इसमें का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक, दो और तीन, यानी तीनों कथन सही है। मेगास्थनीज का वर्णन से पता चलता है कि सम्राट जो रहते थे पहले के, सोने की पालकी में जनता के सामने ले जाया जाता था। ठीक है, और उनके सामने जो थी शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। ठीक है, तो यानी ये तीनों ऑप्शन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग में था। दूसरा है, आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। तीसरा है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? पहला है केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है एक और दो दोनों, चौथा है एक, दो और तीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल दो। ठीक है, आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर ही थे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। ठीक है, जिससे अखंड भारत उसी समय बना था मौर्य साम्राज्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध में जन हानि से दुखी होकर अशोक ने धम्म का पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। धम्म के संदर्भ में उनके विचार निम्नलिखित हैं। पहला है, अशोक का मानना था कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। दूसरा है, वह चाहता था कि उसके बाद उसके बेटे और पोते भी युद्ध न करें, उसके बदले वे धम्म की अभिवृद्धि में योगदान करें। अशोक के उपयुक्त विचारों में से कौन से विचार सही हैं? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है एक और दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सी। ठीक है, यानी दोनों ऑप्शन सही हैं। कलिंग का अभिलेख में जो धम्म के विषय में अशोक ने कहा है कि मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं ताकि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें यही सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। धम्म शब्द संस्कृत के धर्म शब्द का प्रकृत रूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? ए है धम्माधिकारी, बी धम्म गुरु, सी धम्म महामहत,
डी धम्म अमात्य। तो इसका राइट आंसर है धम्म महामात्य। ठीक है। अशोक द्वारा धम्म की शिक्षा देने के लिए नियुक्ति किए गए थे अधिकारी, जिनको धम्म महामात्य कहा जाता था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में निम्नलिखित में से किस लिपि से उत्पन्न हुई हैं? ए है देवनागरी, बी तमिल, सी ब्राह्मणी, डी बांग्ला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ब्राह्मणी। ठीक है। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ जैसे देवनागरी, तमिल, बांग्ला, मलयालम सभी ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अपनी प्रजा के लिए अशोक द्वारा दिए संदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान और कर्मकांड किसी काम के नहीं हैं। दूसरा है, उनके कर्मकांड के स्थान पर दूसरी रीतियाँ बताई। ये रीतियाँ हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। उपयुक्त कथन में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोनों ही कथन सही हैं। विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान और कर्मकांड किसी काम के नहीं हैं। ठीक है। और उनके कर्मकांड के स्थान पर दूसरी रीतियाँ बताई गई। ये रीतियाँ जो हैं, अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, सभी जीवों पर दया करना चाहिए और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना चाहिए। ये कथन दोनों सही हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन उन उपायों में सम्मिलित हैं? पहला है हल के फाल के लिए लोहे का प्रयोग, दूसरा है धान की रोपाई, तीसरा है सिंचाई के उपाय। कूट है केवल, पहला है केवल एक, दूसरा है एक और तीन, तीसरा है दो और तीन, चौथा है एक दो और तीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अभी आपको कुछ देर पहले ही ये क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछा गया था, उसके बारे में हमने बताया था। ठीक है। यानी ये ऑप्शन सही है, सभी ऑप्शन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है ग्रामवासी और सूची सेकंड है नाम। ठीक है। इसका ऑप्शन है, पहला है ए है बड़े भूस्वामी, बी है हलवाहे, सी है भूमिहीन मजदूर या दास, डी है प्रधान व्यक्ति। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो बड़े भूस्वामी होते थे उन्हें नाम दिया था वेलाल। ठीक है। और जो हलवाहे होते थे, ठीक है, उन्हें उड़वार कहा जाता था। ठीक है। उड़वार नाम दिया जाता था। और जो भूमिहीन मजदूर या दास होते थे उन्हें कैडेसियर या अदमई कहा जाता था। ठीक है। और प्रधान जो व्यक्ति होता था उसे ग्राम भोजक कहा जाता था। ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। दूसरा है गांव में रहने वाले स्वतंत्र और छोटे किसानों को भूपति कहा जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं? ठीक है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। गांव का प्रधान व्यक्ति को ग्राम भोजक कहा जाता था, अभी आपको कुछ पहले पता है पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है। और जो ग्राम भोजकों के अलावा अन्य जो स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपाती कहते थे,
ठीक है, भूपति नहीं कहा जाता था, गृहपाति कहा जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए संस्कृत, बी तमिल, सी तेलुगु, डी कन्नड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी तमिल। तमिल की जो प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। ठीक है, इनकी रचना लगभग 2300 वर्ष पूर्व ही की गई थी। ठीक है, इनमें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भरूच बंदरगाह से होने वाले आयात निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यहाँ शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के तथा हाथी के दांत का आयात होता था। दूसरा है, हिमालय की जड़ी बूटियाँ, कार्लिनियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो सही है। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, कार्लिनियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, विनियमन के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के थे जो टीन के बने होते थे। दूसरा है, विनिमय के लिए सिक्कों के अलावा वस्तुओं का प्रयोग भी संगम काल में होता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो। ठीक है, विनियमन के लिए सिक्कों के अलावा वस्तुओं का प्रयोग भी संगम काल में होता था, लेकिन जो आहत सिक्के थे वो सबसे पुराने सिक्के नहीं थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कथन और कारण के रूप में। तो कथन है, मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय में से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। कारण है, मथुरा यातायात और व्यापार के लिए मुख्य मार्गों पर स्थित था। ऑप्शन ए है, नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ए है, ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मथुरा जो था 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ यातायात और व्यापार के दो मुख्य मार्गों पर स्थित था। इनमें से एक मार्ग उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। ठीक है, जो मथुरा था इस शहर को चारों तरफ से किलेबंदी की गई थी और इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के जो किसान थे या पशुपालक थे इसी शहर में रहने वाले, वो भोजन जुटाते थे जो कि, और जो मथुरा थी वो बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र भी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की राजधानी रही है? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, बी है मथुरा, सी अमरावती, डी कंधार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। लगभग 2000 वर्ष पूर्व मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी थी। ठीक है, मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा था। आप लोगों ने अगर हमारा क्लास देखा होगा तो हमने इस क्लास में ये भी बताया है कि मथुरा जो थी वो कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी थी। ठीक है, यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी हैं। ठीक है, यह कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
प्राचीन नगरीय शिल्प तथा कपड़ा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पुरा स्थलों से प्राप्त मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तनों को उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था। ये बर्तन उपमहाद्वीप के केवल पूर्वोत्तर भाग से ही प्राप्त हुए हैं। दूसरा है, उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ा उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ा उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राचीन नगरों में श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, श्रेणी संयुक्त रूप से शिल्पकारों और व्यापारियों का एक संघ होता था। ये श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम करती थी, यहाँ लोग पैसे जमा करते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो श्रेणियाँ थी वो बैंकों के रूप में काम करते थे, जहाँ लोग पैसे जमा करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ठीक है, ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी पुदुचेरी, डी कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुदुचेरी। ठीक है, जो अरिकामेडु है वो पुदुचेरी में अवस्थित है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पतन था। यहाँ ईंट से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो, यानी इसे पतन को गोदान कहते हैं। ठीक है, गोदाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में स्थित अरिकामेडु का रोमन नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन ए है पोडुका, बी है बेरीगाजा, सी है मसूलीपत्तनम, डी है मुजरिम। इसका राइट आंसर है पोडुका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, अरिकामेडु का रोमन नाम जो था वो पोडुका था। ठीक है, और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? ऑप्शन ए है हिंद, यवन, कुषाण, शक, हिंद पार्थियन। फिर बी है कुषाण, हिंद पार्थियन, शक, हिंद, यवन। ऑप्शन सी है हिंद, यवन, हिंद, शक, हिंद पार्थियन और कुषाण। हिंद, यवन, हिंद पार्थियन, शक और कुषाण। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मौर्य के बाद अनेक विदेशी जो शासक हुए, जिसमें पहले आए हिंद, यवन, उसके बाद से जो शक आए दूसरे नंबर पे आए थे, फिर हिंद पार्थियन जो थे, उसके बाद कुषाण आए थे। ठीक है, हिंद पार्थियन उन्हें पल्लव को कहा गया था, जो कि पार्थिया से आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग अगर हमारा क्लास किए होंगे तो आप लोग को एक सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से ही पता होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। समकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। बी है काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। ऑप्शन सी है व्यापारी इन सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का ही प्रयोग करते थे। ऑप्शन डी है दक्षिण भारत में रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यही आपका कथन गलत है। ठीक है, केवल समुद्री मार्गों का ही प्रयोग नहीं करते थे व्यापारी। ठीक है, कुछ स्थलों मार्गों का भी प्रयोग करते थे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है। इसका अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? ए है ग्राम प्रधान, बी है गृहपति, सी है तीन मुखिया, डी है सरदार। तो इसका राइट आंसर है सी, तीन मुखिया। मूवेंदार का अर्थ होता है तीन मुखिया। इसका प्रयोग जो था तीन शासक परिवारों के लिए किया गया है, जो ये थे चोर, चेल और पांड्य, जो करीब 2300 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन उन्हीं के नाम पे है, चोल, चेर और पांड्य शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, फुहार और मदुरै। फुहार और मदुरै इनके महत्वपूर्ण सत्ता केंद्रों में सम्मिलित थे। ये लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब दोनों ही कथन सही हैं। जो चोर, चेल और पांड्य थे वो अपने अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। ठीक है इनका, और इनमें से एक जो था वो तटीय हिस्से में भी था। ठीक है, और दूसरा जो था वो अंदरूनी हिस्से में था। इनके 6 केंद्रों में 2 बहुत महत्वपूर्ण केंद्र थे। एक था चोलों का पतन फुहार, और या जिसे एक और नाम दिया गया था कावेरी पत्तनम। ठीक है, और दूसरी थी पांड्यों की राजधानी मथुरै। ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद से ये लोग नियमित करके बजाय उपहारों की भी मांग करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे? ऑप्शन ए है सातवाहन, बी है कुषाण, सी है चोल, डी है चेर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सातवाहन। ठीक है, जो चोल, चेर और पांड्य के शासन के बाद लगभग 200 वर्ष बाद, लगभग 2100 वर्ष में पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया था। ठीक है, सातवाहनों में बहुत प्रसिद्ध राजा थे गौतमीपुत्र सातकर्णी, बताए थे ना हम आपको क्लास में। अगर आपने हमारे क्लास किया होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, ठीक है, इसके बाद चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है यूनान, ऑप्शन सी है यूरोप, ऑप्शन डी है चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रेशम बनाने का तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग 7000 वर्ष पहले शुरू हुआ था। इस तकनीक को हज़ारों साल तक उन्होंने दुनिया से छिपाए रखा। ठीक है, चलिए अब इतना ही आज के लिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे और आगे भी इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। अगर आप वीडियो पसंद आई है आपको तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।